जानते हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबका किरदार परखा जाएगा। आप सोचिए, जो जयगान कर रहे थे, जो अभिमान कर रहे थे, जो भारत की शक्ति को प्रणाम कर रहे थे, और उन्हें भी जो शंका में रमे थे, लोभ की लंका में जमे थे, जिन्हें भारत के बढ़ते कदमों पर अफसोस था, जिन्हें विघ्न में भी संतोष था। जब भारत ने अफ्रीका का हाथ थामा और जब यूएई ने कहा कि ये भारत का है जमाना, जब अमेरिका बोला मिलकर आगे है बढ़ जाना, जब यूरोप बोला यही है सच्चा याराना, तब थे कुछ जो दुश्मनी की दास्तां लिख रहे थे, जो चीन से विरोध का रास्ता सीख रहे थे, जिन्हें देश के जयकार में अहंकार दिखा, जिन्हें तालियों में तिरस्कार दिखा, जिन्हें देश के आयोजन में तेरा मेरा इनका उनका दिखा, जिन्हें भारत का मंडपम भी फीका लगा। इतिहास किसी को भुलाता नहीं है। एक एक शब्द, एक एक शब्द बाण, शत्रुता वाला सुर, तिलमिलाहट वाली ताल, सबका हिसाब रखा जाएगा। यकीन मानिए, सब याद रखा जाएगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। G20 की बैठक से आखिर देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूर को, गरीब जनता को क्या हासिल हुआ? G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहाँ पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो। मैं देखता था कि G20 के जीरो पे कमल का फूल बना हुआ है। बीजेपी ने राजनीति करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। कि ये दिल्ली वालों के टैक्स पेयर का पैसा था, जिससे दिल्ली सरकार ने सारा का सारा सौंदर्यकरण किया। दिल्ली सरकार के लिए एलजी साहब केंद्र से G20 के लिए कितना पैसा लाए? कोई पैसा नहीं लाए। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. जी हां, विश्वगुरु की ताजपोशी कितने विघ्न संतोषी। G20 देखिए, ना बीजेपी का आयोजन था, ना सिर्फ सरकार का, ना विदेश मंत्रालय का। यह आयोजन देश के 140 करोड़ लोगों की शक्ति का हासिल था, और इसकी वजह से भारत को जो हासिल हुआ उसे यकीन मानिए वर्षों तक याद रखा जाएगा। लेकिन याद उन्हें भी रखा जाएगा जिन्होंने भारत की इस शानदार सफलता में संकीर्ण सोच और संकीर्ण सियासत के मौके ढूंढ लिए। इन्हीं को हमने नाम दिया विघ्न संतोषी। कहा ना, विश्वगुरु की ताजपोशी, परेशान है विघ्न संतोषी। और विघ्न संतोषियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। आराम से सुनिएगा, आपको भी पता लगेगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे G20 का ये आयोजन मोदी ने अपने ब्रांड को चमकाने के लिए 2024 को इलेक्शन जीतने के लिए किया, या कुछ और। समझिएगा कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 समूह में शामिल किया गया। मोदी की पहल पर वैसे अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं, जिनमें 140 करोड़ लोग रहते हैं। 55 देश, इनमें से 44 करोड़ मुसलमान हैं। अब ये सारे मुसलमान 2024 में पीएम मोदी को वोट डालेंगे ना, इसलिए मोदी जी ने किया होगा, या उन 44 करोड़ मुसलमानों के वोट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन जो कि G20 में उसको शामिल कराने की बात कही? नहीं, ये सबका साथ वाली भारत की वो सोच है जिसके तहत 140 करोड़ लोगों के भारत में
अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित किया है। वैसे G20 की भारत के बैठक के दौरान भारत, मध्य पूर्व के देशों और यूरोप के बीच हुए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा हुई, लेकिन पहले उसका जिक्र एक बार सुन लीजिए। की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और देखिए, G20 की बैठक के दौरान ही भारत, मध्य पूर्व के देशों और यूरोप के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई। इसको समझिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। इससे इस कॉरिडोर में आने जाने वाले देशों के बीच व्यापार और साझेदारी बढ़ेगी और यह भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स में से एक होगा। लेकिन अब हो सकता है आरोप लगाने वाले ये भी कह सकते हैं, भाई ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट है। शायद नहीं, ये तो उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए किया होगा। इससे देश को या भविष्य में आने वाली दूसरी पार्टियों की सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मोदी जी का निजी प्रोजेक्ट है, ये भी बता दिया जाएगा। ये चीन के वन रोड वन बेल्ट जैसी विस्तारवादी योजना को जवाब नहीं है, ये भी बताया जाएगा। आगे सोचिए, मगर सोचिए आप, भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार होगा और आने वाली पुश्तें शायद संभवतः गर्व करेंगी। फिर आप सोचिए, फिर तब तक चाहे सरकार किसी की भी हो, नहीं, ऐसे ही G20 में शामिल देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन को भी स्वीकार किया, जिसमें सभी की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई है। G20 में यूरोपियन यूनियन भी शामिल हैं, जिसमें 27 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, जिसमें 55 देश हैं। कुल मिलाकर दुनिया के करीब 100 देशों की संप्रभुता को बनाए रखने का भरोसा कहां से निकला? दिल्ली से निकला। लेकिन ये तो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र है ना, इसमें तो जुमले हैं जिन्हें दुनिया के 100 देशों ने भी दोहराया। ये आप कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं, ये सब अखंडता और सबकी संप्रभुता में विश्वास करने वाले भारत के प्रति दुनिया के भरोसे का पत्र है। लेकिन फिर भी जब विश्व गुरु की होती है ताजपोशी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परेशान हो जाते हैं विघ्न संतोषी। अब एक एक करके आपका परिचय उन विघ्न संतोषियों से कराते हैं। क्या हुआ? शनिवार और रविवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। जब इतनी बारिश होती है तो कहीं भी पानी भर जाता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी भर सकता है, ब्रिटेन की संसद के सामने भी और यूरोपियन संसद के सामने भी। क्या हुआ? G20 के आयोजन स्थल के एक हिस्से में पानी भर गया। इसको समझिएगा, जिसे तुरंत पंप सेट की मदद से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन विघ्न संतोषियों को सिर्फ मौका चाहिए था। तस्वीरों को ट्वीट करके ऐसा माहौल बनाया गया, मतलब ऐसा बताया जाने लगा मानो पूरा भारत मंडपम पानी में डूब गया हो। लेकिन इस फेक न्यूज की पोल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक विंग ने खोल दी। ये फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। फैक्ट चेक में पता लगा कि आयोजन स्थल के एक खुले हिस्से में थोड़ा सा पानी भरा था, जिसे फौरन क्लियर कर दिया गया। लेकिन इस प्रकरण ने क्या बताया? इस प्रकरण ने बताया कि कैसे कुछ लोग भारत के जलवे से इतने जल रहे हैं कि वो भारत की छवि को खराब करने का मौका लेंस लेकर ढूंढ रहे हैं। और सुनिए, बहुत सारे ऐसे, लिस्ट बहुत लंबी है। आज जानते हैं, हद तो तब हो गई जब प्रियंका वाड्रा ने राजस्थान में एक रैली में कह दिया कि इनके G20 कार्यक्रम में पानी भरा, इनके G20 कार्यक्रम में पानी भर गया। और शायद भगवान कह रहे हैं कि अहंकार कम करने की जरूरत है। आप सब शब्दों पर गौर करिएगा। प्रियंका वाड्रा ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा इनके G20, और भगवान भी शायद यही चाह रहे थे। भगवान चाह रहे थे कि पानी भर जाए। हालांकि बीजेपी ने इस पर हमला किया और पूछा कि देश के आयोजन में इनका उनका कहां से आया। कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो,
जब भी देश का बढ़ता है सम्मान, एक परिवार हो जाता है परेशान। और इसकी पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं। आपको याद है जब वैक्सीन हम बना रहे थे तो वैक्सीन के खिलाफ किसने दुष्प्रचार किया? आपको याद है जब डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को बढ़ावा दिया जा रहा था तो किस प्रकार के प्रथम परिवार के कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा कि ये कभी लागू ही नहीं हो सकता, किस प्रकार से मखौल उड़ाया। और आज जब G20 आयोजन हो रहा था तब पहले क्या कहा कि ये तो रोटेशनल है, इसमें क्या बड़ी बात है। जब क्लॉकवर्क की तरह सब कुछ हुआ तो कहने लगे कुछ कंसेंसस नहीं होगा। कंसेंसस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ही नहीं आया, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा गया। और किस प्रकार से आपने देखा होगा बायोफ्यूल अलायंस और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप अलायंस एक कॉरिडोर बना, और ऐसा कॉरिडोर बना कि BRI, कोई भारतीय बोलेगा इनके G20, मतलब भारत का कोई रहने वाला बोल सकता है इनके G20। हालांकि इसी तरह एक खबर यह भी फैलाई गई कि G20 के डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाएगा। ये ट्वीट याद है आपको? मोदी चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे, बादशाह के शौक हैं। विघ्न संतोषियों ने यह भी फैलाने की कोशिश की उनके बादशाही के शौक हैं। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है वो आप इन तस्वीरों से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ये तस्वीरें हमने देखी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चांदी के चम्मच से खाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उनके साथ जो विदेशी मेहमान बैठे थे उनके सामने भी देखिए आप, नॉर्मल क्रॉकरी है, सामान्य गिलास रखे थे और चम्मच भी चांदी के नहीं है, सोने चांदी के। एक तरफ कांग्रेस का ट्वीट और दूसरी तरफ G20 में भारत की तरफ से शेरपा और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत द्वारा शेयर की गई G20 गाला डिनर की तस्वीरें। आप खुद देख लीजिए, अब मतलब आप खुद तस्वीरों में देखिए और इसमें सोने चांदी के बर्तन आप खुद ढूंढने की एक बार कोशिश कीजिए, शायद आपको मिल जाए। आप सोचिए, झूठ, अफवाहों और फेक न्यूज का सिलसिला यही नहीं रुका। आप सुनिएगा, G20 की बैठक से पहले कांग्रेस की तरफ से यह फेक न्यूज फैलाई गई थी कि समिट से पहले दिल्ली में बीजेपी ने ऐसे होर्डिंग्स लगाए हैं, किस तरह के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तुलना दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से की गई है। दरअसल ये तस्वीर ब्रिटेन के मशहूर साहब, ये वाली तस्वीर लगाई गई थी। ये बताया गया कि ये G20 के दौरान लगाई गई है। ये भी फेक न्यूज पकड़ी गई, इस दौरान कोई इस तरह के पोस्टर लगे ही नहीं दिल्ली में। दरअसल मशहूर साप्ताहिक पत्रकार द इकोनॉमिस्ट ने एक खबर छापी थी, उसके साथ ये वाली तस्वीर का इस्तेमाल करा था। शीर्षक था G20 समिट विल बी अ रिसाउंडिंग सक्सेस फॉर इंडिया, यानी कि G20 सम्मेलन भारत के लिए शानदार सफलता होगा। हालांकि अखबार ने कुछ घंटों में उस तस्वीर की जगह दूसरी तस्वीर लगा दी, लेकिन कांग्रेस ने उस तस्वीर को हथियार बना लिया जो कुछ महीने पहले दिल्ली में किसी और संदर्भ में लगाई गई थी। फेक न्यूज फैलाई गई, कोशिश की गई किसी तरह से गड़बड़ी हो, विवाद हो G20 के दौरान, और इस तस्वीर का G20 से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह G20 पर हुए खर्च को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि G20 के आयोजन पर 4100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और ये जर्मनी में आयोजित G20 के आयोजन पर रकम से 7 गुना ज्यादा, और भारत के बजट, मतलब जो बजट था वो 990 करोड़ के आसपास था, उससे 3 गुना ज्यादा खर्च कर दिया गया G20 पर। करीब 4100 करोड़ रुपए G20 पर खर्च कर दिए गए। लेकिन जब इसका पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि इस खर्च में स्थायी एसेट का निर्माण भी शामिल है, यानी कि इस आयोजन स्थल का इस्तेमाल आगे भी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए होता रहेगा, यानी कि ये देश की संपत्ति है। ये भी फेक न्यूज निकली। किसी भी तरह से इस G20 वाले इवेंट को किसी तरह से इस पे विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। कुछ विघ्न संतोषियों ने मतलब ये बात भी बड़े धड़ल्ले से फैलाई कि दिल्ली में इस आयोजन के दौरान गरीबों की झुग्गी बस्तियों को पर्दे से ढक दिया गया, आवारा कुत्तों तक को कैद कर दिया गया। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही भी है। देश में जब भी कोई बड़ा आयोजन इस तरह से होता है तो सरकारें अक्सर ऐसा करती हैं, कोई नया नहीं है। अब ये सही है या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन G20 से पहले आखिरी बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोजन दिल्ली में और हुआ था। साल था 2010 और आयोजन था कॉमनवेल्थ खेलों का। तब खिलाड़ियों के लिए बनाए गए गेम्स विलेज की बदहाली दुनिया ने देखी। खेलों से मुख्य स्टेडियम के पास बना 1 फुट ओवर ब्रिज भरभरा कर गिर गया था, याद है वो तस्वीर आपको। तब भी दिल्ली से गरीबों और यहां तक कि भिखारियों को गायब कर दिया गया था। तब देश में यूपीए की सरकार थी
और इतना सब कुछ किए जाने के बाद भी जब गेम्स हो गए तो देश को मिला 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अब तुलना की G20 का आयोजन और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। अब आपको G20 पर राजनेताओं द्वारा किए गए दुष्प्रचार के बारे में भी बताने का टाइम है। G20 में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इनमें नीतीश कुमार शामिल थे। तस्वीर आपके सामने ममता बनर्जी थी, हेमंत सोरेन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के, 1 शामिल हुए। अब 3 मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि शनिवार को दिल्ली के ऊपर नो फ्लाइंग जोन था। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री, हालांकि सुक्खू जी पहुंचे, वो खुद G20 में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उन्हें उदयपुर से सीकर जाना था, वो नहीं जा पाए। G20 की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। ये दावा अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों ने किया कि वो नो फ्लाइंग जोन है, कैसे पहुंचे। पहले आप दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को हम आपको बताएंगे क्या बयान दिया गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इन दावों का भी खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के हवाई जहाजों के लैंड करने या दिल्ली के ऊपर उड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जहां तक अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर को मतलब उसकी उड़ान की बात है तो ना देने का सवाल है, तो कोई ऐसी इजाजत मांगी ही नहीं गई। ये दावा सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें पहले कहा गया था कि नो फ्लाइंग जोन। अब आप खुद सोचिए, अगर कांग्रेस या इंडिया में शामिल किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को आने से रोकने की कोशिश की जाती, चलिए एक बात को मान लीजिए कि अगर अशोक गहलोत को या भूपेश बघेल को ना आने की कोई साजिश थी, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां से पहुंच गए? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते, ममता बनर्जी वहां पहुंचती, हेमंत सोरेन वहां पहुंच पाते, लेकिन ये तीनों आए। हालांकि इनकी G20 के डिनर में मौजूदगी को लेकर अब इंडिया में ही सवाल उठ रहे हैं। G20 में मुख्यमंत्री क्यों शामिल हो गए, इस बात को लेकर G20 में लड़ाई शुरू हो गई है। आप सोचिए, नीतीश कुमार ने अब तक नीति आयोग की बैठकों और प्रधानमंत्री की बुलाई बैठकों से भी अब तक लग रहा था कि दूरी बना रखी थी। अभी पिछले साल जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के लिए प्रधानमंत्री के डिनर से वो दूर रहे थे। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना रखी थी। ये तस्वीर देखिए, बहुत वायरल हुई, इसको खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। नीतीश कुमार डिनर के लिए खास तौर पर पटना से दिल्ली आए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक देश एक चुनाव का भी समर्थन कर दिया था। बेंगलुरु में हुई विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी फैली थी, हालांकि उन्होंने बाद में खंडन किया था। यही नहीं, अब नीतीश कुमार G20 के डिनर में शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने राष्ट्रपति के डिनर में नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि नीतीश दरवाजे और खिड़की दोनों खुली रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों में किसी का भी इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा, फिलहाल नीतीश के लिए इंडिया गठबंधन दरवाजा और एनडीए खिड़की है। और सुनिए, ममता बनर्जी के G20 डिनर में शामिल होने के फैसले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि इस डिनर में शामिल होने से क्या उनका नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रुख कमजोर नहीं होगा। अब ये तस्वीरें देखिए, इसमें आपको हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, इसमें नीतीश कुमार पहुंचे, भूपेश बघेल नहीं पहुंचे, अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। उनकी तरफ से दावा किया गया कि भाई दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन है, कैसे जाऊं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस तरह की कोई परमिशन आई नहीं, चाहे मुख्यमंत्री चाहे राज्यपाल उनके उड़ने को लेकर, उनके जो अगर वो फ्लाई करता है उनका हेलीकॉप्टर, तो उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ पर पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए गए। ममता बनर्जी ने सवाल पूछ लिया कि उनके इस तरह से G20 सम्मेलन में जाने से क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगी। लेकिन इन G20 के सम्मेलन में, और इसी तरह का इन्विटेशन हालांकि 15 अगस्त के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे 15 अगस्त वाले दिन नहीं पहुंचे। यहां पर सवाल उठाया गया कि खड़गे जी को इनवाइट नहीं किया गया, जिनको इनवाइट किया वो गए नहीं, और वो जो गए उन पर अब सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीरें, और नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें भी नीतीश कुमार काफी नाराज थे। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया था।
आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया